5 बज चुके हैं। दंगल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त पश्चिम बंगाल के सिंगूर में मेरी मौजूदगी है। ये पूरा का पूरा इलाका जिसको 34 सालों के शासन को ध्वस्त करते हुए ममता बनर्जी ने जीता था और शानदार प्रदर्शन करते हुए 2011 में सत्ता के शीर्ष पर अपनी जगह बनाई थी। 2006 में सिंगूर में आंदोलन हुआ था, लेकिन उसके बाद विकास की रफ्तार पर यह कितना बढ़ा, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना रहा। लेकिन आपको बता दें कि सिंगूर के साथ ही समूचे पश्चिम बंगाल में जहां पर अभी बाकी 6 चरणों के चुनाव बाकी हैं और परसों अगले चरण यानी कि तीसरे फेज के लिए वोटिंग होनी है। 10 तारीख को चौथे चरण के लिए मतदान होगा और इस तरह से पूरी प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ती हुई चली जाएगी। सबके ज़हन में सवाल है, इस बार पश्चिम बंगाल में किसका होगा राज तिलक। लेकिन इन सब के बीच मुद्दों की भरमार है और हर रोज एक नए नए मुद्दे यहां पर एंट्री भी मारते हुए चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीदी ओ दीदी वाले बयान पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी गुस्से में है। उसका यह कहना है कि दरअसल इसके जरिए ममता दीदी को चिढ़ाने का काम किया जाता है। लेकिन दूसरा सवाल यही है कि दीदी और दीदी पर ममता बनर्जी की पार्टी आखिर इतना ज्यादा तंज क्यों कस रही है और उसका ये क्यों कहना है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम के बाद एक और नए नारे को लेकर आई है और ये सीधे सीधे पश्चिम बंगाल की बेटी का अपमान है, यानी कि इस मुद्दे को अपमान से जोड़ दिया गया है। इन सब के बीच सवाल यह भी है कि क्या टीएमसी इसके जरिए कोई माइंड गेम खेलना चाहती है या वास्तव में दीदी और दीदी के जरिए जब माहौल पूरी तरह से पब्लिक का बदल जाता है, प्रधानमंत्री जैसे ही रैली में इस बात को कहते हैं उसके बाद टीएमसी के नेताओं का गुस्साना लाजमी है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवाऊं, लेकिन उसके पहले वो रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं जिसका बेहद बेसब्री से आपको इंतजार है। देखिए, ममता दीदी हर जगह, दीदी इन लोगों ने आपको ही लूट लिया। दीदी दीदी ओ दीदी। पीएम मोदी का यह अंदाज टीएमसी को चुभ गया है। जिस अंदाज पर जनता का जोश हाई हो जाता है उसको लेकर ममता की पार्टी चिढ़ने लगी है। दीदी ओ दीदी। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ऐसी कोई रैली नहीं जहां पीएम का ममता पर तंज सुनने को ना मिलता हो। मुद्दों के साथ जैसे ही पीएम दीदी ओ दीदी कहते हैं, लोगों का शोर चुनावी माहौल को चार्ज कर देता है। दीदी ओ दीदी। दीदी हार आपके सामने है, अब इसे स्वीकार करिए। हुगली के लोगों की ये आवाज सुनिए। ममता बनर्जी को बड़े प्यार से दीदी कहना भी चुनावी दंगल में टीएमसी को रास नहीं आ रहा। टीएमसी ने इसे बंगाल की महिला सम्मान से जोड़ दिया। डेरेक ओब्रायन ने जहां ट्वीट कर पीएम पर पलटवार किया, वहीं पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने गुस्से का गुबार निकाला। राज्य मुख्यमंत्री के विभिन्न তাদের মিটিংয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী যেভাবে তার সম্বন্ধে বলছেন তাতে উঠে আসে সত্যি যদি বলা হয় চলতি ভাষায় তিনি টোন কাটছেন, তিনি টিটকারি করছেন। উদ্বেগের কারণ এটা, কারণ মহিলা বিদ্বেষের চলে আসে শব্দগুলো তার ভাষণের মধ্যে। তিনি বলছেন দিদি ও দিদি कहाँ है दीदी। भले ही टीएमसी ने पीएम के इस अंदाज पर आज सवाल उठाया हो, लेकिन मोदी लोकसभा चुनाव में भी ममता को अपने ऐसे ही अंदाज के जरिए निशाना साधते रहे। दीदी दो मई दीदी। लेकिन तीसरे चरण की वोटिंग से पहले टीएमसी ने महिला वोटरों को रिझाने के लिए इस मुद्दे को उछाल दिया है। महिला वोटर को साइलेंट वोटर माना जाता है, जिनकी बंगाल में अच्छी पकड़ है। बंगाल में कुल वोटरों की संख्या 7 करोड़ 20 लाख है, जिसमें से 49% महिला वोटर्स हैं। यह वजह है कि हर पार्टी की कोशिश है कि महिला वोटरों को अपने पाले में किया जाए। घर में घुसकर मां पे हमले होते हैं। अभी हाल में
जो 80 साल की बूढ़ी मां के साथ हुआ है, जो निर्ममता दिखाई गई है, उसने इन लोगों का क्रूर चेहरा पूरे भारत को दिखा दिया है। बीते 10 साल में बंगाल की शायद ही कोई मां है, शायद ही कोई बेटी है जो किसी न किसी अत्याचार के कारण रोई नहीं है, कोई सवाल न उठा सके। इसलिए ये आंकड़े भी छिपा करके बैठ गए हैं। চলে এসে বলছে बंगाल में महिलाओं को मर्यादा नहीं देता है, রান্নার ঘরে গ্যাসের দাম বাড়িয়ে দিয়ে মহিলাদের অসম্মান করে। আরে আমার মা বোনেরা তো রাত 10টায় রাস্তায় ঘোরে, রাত 12টায় ঘোরে, দরকার হলে ভোর 4টায় ঘোরে। আপনার বিজেপির রাজ্য উত্তরপ্রদেশ বিকেল 3টে মেয়েরা বেরোতে পারে না, মধ্যপ্রদেশে বেরোতে পারে না, বিহারে বেরোতে পারে না, গুজরাটে বেরোতে পারে না। इससे पहले टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी पर दीदी ओ दीदी वाले बयान पर पलटवार किया था। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि इस बार बंगाल गो मोदी गो कहेगा। बंगाल में ममता बनर्जी को भले ही लोग प्यार से दीदी कहते हैं, लेकिन पीएम का दीदी कहने का अंदाज भी अगर सियासत के अखाड़े में चुनावी मुद्दा बन गया है तो आप समझ सकते हैं कि टीएमसी के खेमे में कितनी खलबली है। कोलकाता से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। तो पहले माँ माटी मानुष, उसके बाद जुड़ गया बम बारूद, उसके बाद जुड़ गया सोनार बांग्ला और अब दीदी ओ दीदी। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ सौरभ सिकदर जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है बंगाल बीजेपी के, वो लाइव जुड़े हुए हैं। अभिजेश अवस्थी, पॉलिटिकल एनालिस्ट और साथ ही आरएसएस के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। टीएमसी की ओर से संजय शर्मा जी पक्ष रखेंगे। दीदी और दीदी को लेकर इतना बवाल आखिर टीएमसी क्यों मचाना चाहती है? चंदन घोष चौधरी, जो कि कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन सभी से बातचीत करें, लेकिन शुरुआत संजय शर्मा जी आपसे ही करते हुए। दीदी ओ दीदी, क्या दिक्कत है इस पर? दीदी कहना तो सम्मान का प्रतीक है, फिर क्यों इसको लेकर इतना विरोध प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है टीएमसी? इतने ज्यादा बयान दीदी ओ दीदी के बयान पर क्यों आ रहे हैं संजय जी? दीदी कहना सम्मान का प्रतीक तो ही, हम लोग सारा बंगाल कहता है उनको दीदी। लेकिन प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से ये नाम उच्चारण करते हैं और अपने जनसभाओं में जिस स्टाइल से ये काम करते हैं, जिस स्टाइल से ये शब्द बोलते हैं, लोगों को आपत्ति है। आखिर महिलाओं के साथ, महिलाओं के प्रति ऐसा रवैया कब तक ये लोग जारी रखेंगे और कब तक ऐसे काम होगा? इसलिए हमने स्वाभाविक तौर पर सारे बंगाल के लोगों में, माँ बहनों में गुस्सा है। स्टाइल कैसी होनी चाहिए? क्या ये आज तक चैनल पर हमें बताना पड़ेगा कि महिलाओं के साथ कैसे लहजे में बात करना चाहिए, महिलाओं को कैसा संबोधन कर देना चाहिए, कैसा संबोधन करना चाहिए? क्या ये हम बताएं? आज ऐसी जरूरत आ पड़ी है क्या? क्या प्रधानमंत्री जी को उचित नहीं है कि वो अपने विरोधी नेताओं का जो नाम ले पूरी मर्यादा के साथ ले? ये क्या स्टाइल की बात हो रही है? ये प्रधानमंत्री जी क्यों कर रहे हैं ऐसा? प्रधानमंत्री जी जो चीज समझ नहीं पा रहे हैं वो चीज ये है कि पश्चिम बंगाल में हमारी जननेत्री दीदी ममता बनर्जी लार्जर देन लाइफ एक ब्रांड है, और उनके प्रति ऐसे संबोधन ये वास्तव में बेहद आपत्तिजनक है। और वास्तव में इन संबोधनों से बंगाल की जनता बहुत दुखी है और स्वाभाविक तौर पर आगामी 2 तारीख को जब ये दीदी कहना ममता बनर्जी को, बात आएगी, उनका ये कहना है कि समूचा बंगाल दीदी कहता है, लेकिन किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन दीदी और दीदी के जरिए दरअसल पब्लिक को उकसाने का काम किया जाता है, इस वजह से दिक्कत है। जवाब दीजिए उनके आरोपों पर। देखिए, जब दीदी बोलने से तृणमूल वालों को इतना बुरा लग जाता है, जो कि सम्मान के साथ बड़े बहन को दीदी बोला जाता है, तो और मंच पे खड़ा होके गृह मंत्री जी को होदल कुतकुत बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी को किम्भूत की माकार बोलता है, तू तड़क करता है, साला बोलते हैं। और इसका जो उम्मीदवार है कृष्णनगर का, ऑन कैमरा वहां पे सारा माँ बहन को बोलता है कि तुम्हारा घर में माँ बहन है, देख लेना अगर टीएमसी को वोट नहीं दिया तो। जनता, बंगाल का जनता को, इंटेलिजेंस को आप क्यों इतना छोटा समझते हैं? क्यों इंसल्ट करते हैं उसका इंटेलिजेंस को?
आपको कि नहीं जो समझ में सही आएगा है, सौरभ जी। तो किसी को माँ बहनों की दीदी बोल इज्जत के करना, बुलाया माँ जा बहनों रहा को है, सम्मान के साथ उसको बात आप करना और गलत माँ समझाने बहनों का को कोशिश कर प्राथमिकताओं रहे में हो, रखना, और ये आप साला लोगों बोला की जा बस की रहा बात है, नहीं है। उदल हम जो कुतकुत बात बोला कहना जा चाहते रहा हैं है, वो कि मूत स्वाभाविक की तौर पर माकर आपकी बोला समझ जा से रहा परे और है, आप नहीं तू समझेंगे, तड़क लेकिन करके बंगाल बात की करता जनता है, ये समझती बंगाली है में और तू इनका तड़क जवाब करना गाली के समान होता है। हम जो उम्र में छोटा होता है उसको भी आप करके बात करते हैं, और आज बंगाल का कल्चर को कहां आप लोगों ने सौरभ लेके शर्मा आ जी, ये गया बात तो सच है कि ना, जो प्रधानमंत्री प्यार को से दीदी पहले बोल के रसगुल्ला बुला रहा भेजा है जाता था, बाद में प्रधानमंत्री, कहा आपको गया कि अब बुरा लग पत्थर रहा है? भेजेंगे, और भी बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। तो सवाल तो महत्वपूर्ण है, आप लोगों की ओर से भी जो किया गया वही उधर से भी आ रहा है सामने। देखिए, राजनीतिक विरोधियों के प्रति भाषणों में ये बहुत सारी बातें चलती है, लेकिन जब एक बहन, बड़ी बहन को लेकर ऐसे संबोधन होगा, ये सिर्फ बंगाल में नहीं, ऐसे संबोधनों से सारे देश की जनता में एक गुस्सा है, एक रोष है, और जो आगामी बंगाल में सर, तो ये मतलब आपकी आगामी 2 विरोधी तारीख पार्टी को यहाँ जब पर भाई बहन का त्योहार मतगणना मनाने तो होगी, आई नहीं है। तब वो रिजल्ट नहीं, प्रतिफलित एक होगी। सेकंड सर, संजय जी, भाई बहन का हाँ। रक्षाबंधन का त्योहार मनाने तो बीजेपी आई नहीं है यहाँ पर, वो आपकी विरोधी पार्टी है, तो वो इस तरह से तंज कसती है। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन विरोधी पार्टी है तो विरोधी की मर्यादा तो रखेगी ना बीजेपी, महिलाओं के प्रति संबोधन को अच्छा रखेगी ना, या वो अरे सारी तो मर्यादाएं दीदी गाली तार-तार है कर क्या? देगी? किसी को दीदी ठीक बुलाना है, गाली आपको है लग क्या रहा है कि संजय मर्यादा जी? का पालन बीजेपी की ओर से नहीं किया जा रहा है। अब मैं चंदन घोष चौधरी जी, एक सेकंड सर, चंदन घोष चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, वैसे राजनीति में किसी तरह की चंदन से शीतलता की उम्मीद तो नहीं होती है, लेकिन आपसे मेरा सवाल चंदन जी, दीदी और दीदी का नारा कांग्रेस पार्टी को कैसा लग रहा है, और कांग्रेस पार्टी टीएमसी और बीजेपी के बीच में आपका जो गठबंधन है यहाँ पर, वो खुद को कहां पर खड़ा हुआ पा रहा है? देखिए, आप 2 क्वेश्चन किए। पहला क्वेश्चन एक नॉन इशू, ये जो इशू अगर बन सकते, कोई डेवलपमेंट का थ्योरी बता सकते, कोई कुछ मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलिए, इंडस्ट्रियल कोई बात, प्रधानमंत्री जी आते हैं, हर वक्त आते हैं, ऑलमोस्ट एवरीडे कम्यूट करते हैं ये बंगाल में, लेकिन उन लोग ये मुद्दा पे बात नहीं करते जो डेवलपमेंट का है। ये तो एक बात है। दूसरा बात आ जाते हैं जब डेवलपमेंट का मतलब असली बात नहीं होते, तब ये इशू बन जाते हैं जो नॉन इशू। और दूसरा बात है, देखिए कैसे 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 प्रधानमंत्री जी संबोधन करेंगे कोई विरोधी मतलब लीडर को, ये डिपेंड करता है अपना कल्चर पे। ये इसमें क्या होता है ना, द टोनालिटी, आप जो बात कर रहे हैं अभी, ये टोनालिटी का बात है। इसमें ये कहा जाता है, यू कैन से 100 पैटर्न्स ऑफ सेइंग नो, राइट? अगर ना बोलने को मतलब कोशिश में है तो 100 पैटर्न्स है, लाइक 300 ways that you can prepare potatoes. मतलब पोटैटो को देखिए, आप कुक कर सकते हैं। अब हम लोगों को आपका इंतजार है कि आपके जब बड़े नेता यहाँ पर आएंगे बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए, बंगाल में तो वो बंगाल में ममता आ जाएंगे, बनर्जी पर बंगाल दीदी में और आ दीदी कहकर जाएंगे। हमला करते हैं, दीदी कहते हैं या ममता बनर्जी कहते हैं? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, इंतजार बंगाल के लोग कर रहे हैं। मैं सीधे अब विजय अवस्थी जी आपके पास जाते हुए, रिलेशनशिप का बात है, एक रिलेशनशिप का बात है। दीदी तो ऐसे ही बोला जाते हैं, तो इसमें तो एक रिलेशनशिप का है, एक रिस्पेक्ट भी है इसको। ठीक है। अब ब्रिजेश अवस्थी जी, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि दीदी और दीदी कहते हुए सम्मान की बात तो बीजेपी कह रही है, लेकिन दरअसल भाई के तौर पर नजर नहीं आते हैं वो लोग जो दीदी और दीदी कहकर ममता बनर्जी पर तंज कसते हैं। इस तरह की भी बातें हो रही हैं यहाँ पर। चित्रा जी, अभी सौरभ स्पेक्टर ने सही कहा कि जो नड्डा फड्डा खड्डा बोलता है, दैत्य दानव धृतराष्ट्र दुर्योधन रावण बोलता है, वो यहाँ तो दीदी कहा जा रहा है। दीदी के कहने की टोन पर आपत्ति है, शब्द चाहे जैसे मर्जी इस्तेमाल करने ममता बनर्जी, और उन्होंने कहा से कि बहन भाई का रिश्ता नहीं है, ये विरोधी तो वो भी है ना, वो तो कहती है मैं प्रधानमंत्री तक नहीं मानती। और आपने सही कहा, याद दिलाया कि पत्थर का रसगुल्ला भेजूंगी। ममता बनर्जी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा। वो एक तरफ चंडी पाठ करती है, दूसरी तरफ कहती है सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाओ, कोई डिवाइड नहीं होना चाहिए वोट। वो क्या करे उनको खुद समझ में नहीं आ रहा, खुद समझ में नहीं आ रहा। जिस तरीके की बंगाल की जनता से उनको जो रिस्पांस मिल रहा है, जिस तरीके का उनके प्रति विरोध साफ झलकता है, उससे ममता बनर्जी का परेशान होना, चिढ़ना बड़ा सामान्य सी बात है। और आपने कहा कि चिढ़ रही है और टीएमसी चिढ़ रही है, तो चिढ़ता कौन है? कमजोर आदमी चिढ़ता है, कभी बलशाली आदमी नहीं चिढ़ता। आत्मबल की जिसमें कमी हो, आत्मविश्वास की जिसमें कमी हो, चिढ़ता हमेशा वो है
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बार दीदी नहीं कह रहे हैं, हमेशा दीदी कह करके उनको संबोधित करते हैं और इसी तरीके से कहते हैं, और मंच पर जिस तरीके से संबोधन किया जाता है उसी तरीके से कर रहे हैं। उनके मन में कहीं किसी तरीके का उम्मीद कर रहे हैं कि दीदी वैसे भी सम्मानजनक शब्द है, लेकिन दीदी और दीदी में अगर तंज भी हो तो भी ममता बनर्जी ने चड्डा बड्डा नड्डा, ये बात अब दुनिया के सामने है। उसके पहले रसगुल्ला वाला एग्जाम्पल मैंने दिया ही, पत्थर की बात, दुर्योधन और तमाम दूसरे लोगों से नेताओं की तुलना की जानी, तो उसके बाद आप लोग दीदी और दीदी पर इस तरह के सवाल, ममता बनर्जी कंफ्यूज है क्या, या फिर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए? 2 चरण के चुनाव तो मैं ये बता दूं, बाकी हैं। हाँ, एक बात तो मैं ये बता दूं, न तो हमारी जननेत्री दीदी ममता बनर्जी और न ही हमारी पार्टी का कोई भी नेता अथवा कार्यकर्ता किसी भी तरीके से कंफ्यूजन से कोसों दूर है। बंगाल की जनता आगामी पिछले 2 चरण में और आगामी 6 चरणों में जो वोटिंग करने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी को उसकी जगह का पता चल जाएगा और 2 मई को जब मतगणना होगी तो तृणमूल 2/3 बहुमत से स्वाभाविक रूप से सरकार बनाएगी। ये आज मेरी बात नोट कर लीजिए। अवस्थी जी की बातें मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था कि प्रधानमंत्री दीदी कर रहे हैं, लेकिन दीदी कहने का जो उनका तरीका है, अवस्थी जी, क्या किसी भी लिहाज से वो स्वाभाविक है? प्रधानमंत्री जी मत कहिए ना दीदी, लेकिन दीदी शब्द को ऐसे चटकारे लेकर तो नहीं कहना चाहिए। तो पूछा जा रहा है कि दीदी कहने का क्या तरीका होना चाहिए? मैं वही तो बोल रही हूँ कि दीदी कहने का क्या तरीका होना चाहिए, बताइए आप बताइए दीदी कहने का कौन सा तरीका होना चाहिए? आप सोचिए, और दीदी कैसे बुलाना चाहिए? कि प्रधानमंत्री जी को हमें ये भी बताना पड़ेगा कि वो कैसे संबोधित करें। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। संजय जी आप बताइए ना, प्रधानमंत्री जी दीदी कैसे कहा जाए, आप बताइए। दीदी कहना क्या हमको बताना पड़ेगा? अब उनके दीदी और दीदी कह लेने से अगर उनके जो प्रजा है जो उनको फॉलो करती है उसमें ऊर्जा आ जाती है, तो आप लोगों को वो तस्वीर चुभ रही है। आप सीधे बोलिए, जो बीजेपी आरोप लगा रही है। और इसके गहरे में जाएंगे तो बहुत सी ऐसी बात निकलेगी। मैं नहीं चाहता कि कम से कम प्रधानमंत्री जी के प्रति कोई भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जैसा वो करते रहे। गड्ढा कहाँ से सीख के आए थे? आज आप कह रहे हैं आप हमें बताएं कैसे बोलना है, हम बताएंगे। तो आप ये कहाँ से सीख के आए थे? अवस्थी जी बहस ही खत्म हो जाए। यहाँ पे चित्रा दीदी है, हमारा बहन समान है, आप बुला कर दिखा दीजिए ना। आप वो बातें ऐसे बुलाते हैं, आप मुझसे दिखा दीजिए। आपका भगवान जिसको लूटा है आपने कटमनी के नाम पर, उससे क्षमा मांगो जाकर के, मुझसे क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। कटमनी 300 किसान दिल्ली में शहीद हो गए, उससे क्षमा मांगने की तो सोचे आप लोग। अरे मैं आपको कह रहा हूँ कि आप क्षमा मुझसे, आप कह रहे हो कि अवस्थी जी आप क्षमा करो, मैंने कहा मुझसे क्षमा मत करो, मुझसे क्षमा मत मांगो। बंगाल की जनता को जो लूटा है ना आपने, जो टेप में दिखाई दे रहा है, जो ऑडियो टेप पाए हैं, उनके बारे में भी कुछ कहेगी ना? चले ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चर्चा में। समझ में आ गया दीदी और दीदी, इसके पहले भी बहुत सारे मुद्दों की एंट्री हो गई है। नेताओं को मुद्दा चाहिए एक दूसरे को घेरने के लिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सौरभ सिकदर जी, ठीक है सर, हो गई आपकी बात। सौरभ सिकदर जी, लेकिन बीजेपी के पास भी क्या मुद्दों की कमी हो गई है? मुद्दों की कमी हो गई है, इस वजह से दीदी और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले जय श्री राम, ठीक है सर, हो गई आपकी बात। अब जरा सौरभ सिकदर जी की बारी। सौरभ सिकदर जी, भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन से मुद्दे उछाले जाएं जिनसे टीएमसी को घेरा जा सके। इस वजह से अब दीदी और नए अंदाज सामने आ रहे हैं। क्या ये है इसके पीछे की बड़ी वजह? चित्रा जी, अगर आप प्रधानमंत्री जी जिस भाषण में दीदी और दीदी बोले थे, वो भाषण को पूरा सुनेंगे तो वहां पे मुद्दों का ही बात हो जा रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला था कि हम किसान निधि किसान के पास भेज रहे थे, लेकिन दीदी ने वो भेजने नहीं दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वो किसान निधि एक्सेप्ट नहीं किया, किसान को जो पैसा मिलना था वो नहीं मिला। आयुष्मान भारत को भेजना चाह रहा था, प्रधानमंत्री क्या बोला कि आयुष्मान भारत को लागू नहीं करने दिया। हम जो करेंगे वो तो करेंगे। मुद्दा क्या है बंगाल का? बंगाल का मुद्दा है एक साफ सुथरी वाली सरकार। वो चोरी बंद करेगा, सिंडिकेट बंद करेगा, बाली चोरी बंद करेगा, 900 करोड़ का कैला चोरी बंद करेगा। ये मुद्दे से तो पहले टीएमसी निपट ले, इसी का तो जवाब नहीं दे पा रहा है।
आज इसका पूरा जवाब देश बंगाल देखा की है, जनता खूब आज बढ़िया पूरा से देने देश जा रही देखा है है आपको। आप ये कहते हैं कि हमने बहुत सारे काम किए, कैसे बहुत सारे काम करने चाहते थे, लेकिन दीदी ने इसकी इजाजत नहीं दी और रोक दिया। केंद्र की योजनाओं को रोक दिया। आप ये आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन तालियां तो सबसे ज्यादा दीदी और दीदी पर ही बजते हैं। ठीक है, आप दोनों अपनी बातचीत आगे बढ़ाएगा, उसके पहले एक बार फिर से सुना लेते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति बेहद दिलचस्प हो चली है। देखिए, परसों अगले चरण की वोटिंग होनी है, उसके बाद 10 तारीख को चौथे चरण का मतदान होना है। लेकिन मौजूदा वक्त में दीदी को लेकर, चाहे सोशल मीडिया उठाकर ले लीजिए या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रैली को संबोधित करते हैं तो उस वक्त का माहौल कैसा होता है, एक बार फिर से सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसके बाद चर्चा में यहीं से आगे बढ़ेंगे। सुनिए। दीदी, ओ दीदी, उलूबेड़िया के दीदी, ओ दीदी, उलूबेड़िया के दीदी। महत्वपूर्ण है दीदी ओ दीदी, प्रधानमंत्री अपने ही अंदाज में कहते हैं तो उसके बाद जनता में जो उनको सुनने आई होती है एक अलग तरह की ऊर्जा नजर आती है। इसके पहले मैं निजेश अवस्थी जी और आपके पास चंदन घोष जी आऊं, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए संजय शर्मा जी, महत्वपूर्ण है ना दीदी ओ दीदी, ये उनका अंदाज है, उस अंदाज में वो तंज कसते हैं, लेकिन आपको भी तो मुद्दों पर घेरना चाहिए ना बीजेपी को। उनका ये कहना है कि बहुत सारी केंद्र की योजनाएं थी जिसको दीदी ने लागू नहीं करने दिया, तो दीदी ओ दीदी कहा जा रहा है। हाँ, महिलाओं पर तंज कसने का ये अंदाज उचित नहीं ठहराया जा सकता। प्रधानमंत्री जी जब विरोधी नेताओं को संबोधित करेंगे, ऐसे आप लाख आलोचना करिए, लाख आप उपेक्षाएं करिए, वो आप करते ही हैं, लेकिन दीदी और दीदी का ऐसा उच्चारण ये उचित नहीं ठहराया जा सकता। हमें लगता है कि इस पर सोचना चाहिए और ऐसी बातों से बचना चाहिए। हम किसी भी प्रकार से सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के प्रति ऐसा संबोधन उचित नहीं है। ठीक है, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के प्रति तो टीएमसी का ये मानना है कि दरअसल दीदी और दीदी महिलाओं के लिए सम्मान नहीं है बल्कि ये तंज है और महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। समझ गए मैं आपकी बात। बाकी मेहमानों के पास भी मैं जाऊंगी, यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सवाल बड़ा यह है कि नेताओं के पास क्या मुद्दों की भी कमी होने लगी है या फिर दरअसल 2 चरण के इलेक्शन के बाद अब यहाँ का माहौल बदल गया है, जनता को नए मुद्दे चाहिए और उसी अंदाज में इस वक्त बीजेपी के दिग्गज और बड़े नेता सामने आ रहे हैं। किसका पलड़ा भारी है, किसका हल्का है, यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। पर आखिर क्यों मची हुई है टीएमसी के खेमे में खलबली? 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 6 चरणों के अभी बाकी हैं, लेकिन बंगाल की राजनीति पूरे देश में लगातार सुर्खियां बटोर रही है क्योंकि इस बार का चुनाव काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग माना जा रहा है। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये अपने आप में बड़ा सवाल, लेकिन तमाम पार्टियों के अपने अपने दावे। इन सब के बीच सौरभ जी एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, देखिए ममता बनर्जी की पार्टी तो महिलाओं के अपमान का मुद्दा बनाकर इस पर आपको घेर रही है, लेकिन आपसे मेरा सीधा सवाल है महिलाओं को लेकर ही। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप ममता बनर्जी को घेर सकते हैं, दीदी ओ दीदी, सिर्फ यही 2-4 शब्द ऐसे क्यों मिल गए जिसको पिरोकर आप लोग ममता बनर्जी को घेरने की और उन्हें परास्त करने की कोशिश में लगे हुए? इससे हारेंगी क्या दीदी जिस मंसूबे के साथ आप आए हैं बंगाल में? चित्रा जी, इसके बाद मुझे मौका दीजिए। देखिए चित्रा जी, ये दीदी या दीदी का जो इसका बहस हो रहा है, ये बहस का कोई मतलब ही नहीं है। दीदी बोल के किसी को संबोधन कर रहे हैं, लेकिन संबोधन करने के आगे पीछे क्या बोल रहे हैं उसमें कोई चर्चा ही नहीं हो रहा है। आगे पीछे तो मुद्दे की आलोचना हो रहा है और आलोचना होने के बाद उससे जब जवाब मांग रहे हैं तो बोल रहे हैं दीदी इसका जवाब दे दीजिए। बोल रहे हैं कि आपका गुंडा राज बंगाल में नहीं चलेगा। 2 मई के बाद बीजेपी का सरकार आने के बाद सबसे पहले ये जो गुंडा राज है ये हम खत्म करेंगे। हम बोल रहे हैं कि ये जो सिंडिकेट राज है खत्म करेंगे। नेता कह रहे हैं दीदी और दीदी वाले बयान पर कि 2 मई को गो मोदी गो कहेगा बंगाल। ट्वीट भी किया जा रहा है महुआ मोत्रा की ओर से। 2 मई को गो मोदी गो कहेगा या गो ममता गो कहेगा, ये जनता जनार्दन के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जनता जनार्दन जिसको गो कहेगा वो चला जाएगा, लेकिन खाली नहीं जाना है। जाने से पहले ये जवाब भी तो देके जाना है कि 900 करोड़ रुपया कोयला का जो चोरी हुआ, जो राष्ट्र का संपत्ति का चोरी हुआ, उसका हिसाब भी तो देना चाहिए।
तो देखिएगा मोदी जी जब भी दीदी को बोलिए पूछ रहे संजय शर्मा हैं जी, यही सवाल सारा पूछने हिसाब के किताब लिए लेकर बोल रहे बैठे हैं हैं आपका। दीदी ओ दीदी बता दीजिए ना और इसका दीदी जवाब ओ क्या दीदी है। महिला अपमान से इतने आप जोड़ सालों रहे हैं, से महिलाओं के सम्मान में क्या किया है आपकी पार्टी ने 10 सालों में? आपको वो गिनाना चाहिए। केंद्रीय हम तो वो गिना 49% रहे महिला हैं वोटर और है, क्या हमने किया है 10 आपकी साल का पार्टी ने यहाँ रिपोर्ट के कार्ड बंगाल वोटरों की के लिए? जनता को सौंपा है हाँ। कि 10 साल में राज्य सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। और ये सौरभ सिकदार जी अभी 900 करोड़ कोयला का कुछ बोल रहे थे, इनकी एजेंसियां क्या कर रही है, इतनों दिनों से क्यों झक मार रही है जब उनके पास कुछ नहीं है और ये सारी बातें हमको ही बतानी है। तो असल में बंगाल में जो काम हुआ है, बंगाल में जो प्रगति हुई है, और इन कामों को भारतीय जनता पार्टी देख नहीं पा रही है और देखते हुए भी अनदेखा कर रही है। कारण ये है कि इतना काम इनके अपने लोगों ने किया नहीं है। इतने राज्यों में भाजपा की सरकार है, वहां पर असमानता है, असंवेदनशीलता है, विकास के मामले में फिसलती है। वो सारी सरकारें ये कहेंगे क्या? और बंगाल सरकार की योजनाओं को सारी दुनिया मान रही है, चाहे कन्याश्री योजना हो, तपशीली बंधु योजना हो, चाहे बेरोजगारों को भत्ता देने की बात हो, चाहे 35,000 पूजा कमेटियों को दुर्गा पूजा बनाने के लिए 50,000 रुपए की सहायता देने की बात हो, हर चीज में और हर विधा में बंगाल सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है। दीदी पर इतनी नाराजगी क्यों, इतनी बेचैनी क्यों, इतनी परेशानी क्यों? अब सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के प्रति शोभनीय उच्चारण, शोभनीय संबोधन अति आवश्यक है। और ये इस स्तर से यदि ऐसी बात आएंगी तो समाज में गलत संदेश जाता है। हम उसके प्रति सावधान करना चाहते हैं। महिलाओं के सम्मान से सीधे जोड़ा है इस मुद्दे को टीएमसी ने। महंगी तो नहीं पड़ेगी बीजेपी के लिए अपनी जी? मैं जवाब दे रहा हूँ। चित्रा जी, जब संजय जी से पूछा गया कि नड्डा फट्टा खट्टा क्या होता है, तो कहते हैं विपक्षी दल ऐसी बात करते हैं। वहां पे राजनीतिक मंचों पर विपक्षी दलों के से ऐसे ही संबोधन किया जाता है। ममता जी विपक्षी दल है और कभी विपक्षी दल हो जाती है जब खुद बोलती है, और जब कोई दूसरा बोलता है तो वो महिला हो जाती है। महिलाओं की इज्जत का सवाल है तो शोभा मजुमदार की मृत्यु का जवाब दीजिए, उनकी हत्या का जवाब दीजिए। अगर आपको महिलाओं की इज्जत का सवाल है तो आप उस भाजपा कार्यकर्ता की बहन का जिसके साथ बलात्कार हुआ उसका जवाब दीजिए। आप यहाँ की बहनों का, जिसके भाइयों को आपने मार दिया, आप वहाँ की माताओं को जवाब दीजिए जिनके बेटों को मार दिया, गलत जाएगा राजनीति के कारण। आप जवाब उसका मांग रही है बंगाल की जनता आपसे। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, उन बेटों की माओं का जवाब दीजिए जिनको आपने मार दिया है। उन बहनों को जवाब दीजिए जिनके भाइयों को आपने मार दिया राजनीतिक हिंसा की वजह से। अपडेट करिए जो कि आप लोगों की लिस्ट है उसमें सब महिलाएं हैं और सब एकजुट हैं और एकजुट होकर के आपसे जवाब मांग रही हैं और आपको जवाब देते बन नहीं रहा है। आपको आप जिस तरीके से जय श्री राम के नाम पर अपमानित महसूस करते हैं, दीदी के लिए अपमानित महसूस करते हैं, बेइज्जत महसूस करते हैं। ये आवाज ये तो संघर्ष चल रहा है, जैसे लगता है, ठीक है, जैसे लगता है ये दोनों में महिलाओं के अपमान से सीधे इसको जोड़ा जा रहा है टीएमसी की ओर से। ये पूरा पॉलिटिकल गेम है, ये पॉलिटिकल स्पोर्ट, इसका पूरा मुद्दा है। इसमें मतलब अभी तो 10 साल से जो काम की है ये बंगाल में, ये हिसाब से अगर कोई चुनाव लड़े तो ये हारने का ज्यादा ही उम्मीद रहेगा। तो इसीलिए ये छोटा छोटा मुद्दा को डाइवर्ट अटेंशन करने के लिए, अटेंशन डाइवर्शन के लिए कर रहे। 7 साल से मोदी जी यहाँ पे क्या किए, ये भी क्वेश्चन का बात है। अभी जनता का एक क्वेश्चन है। तो ये दोनों ये डेवलपमेंट को बाईपास करके अपना पर्सनल अटैक में जा रहे हैं बंगाल में। ये बात लागू होने नहीं देती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है। यहाँ से 18 MP बने, 2 हाफ मिनिस्टर बने। कितना टेंशन बंगाल पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी देते, ये भी सोचने का बात है। कितना सीरियस सेंट्रल गवर्नमेंट है। 18 MP, 2 मिनिस्टर, उसमें से भी 1 मिनिस्टर तो अभी लड़ा दिए मतलब असेंबली इलेक्शन में। तो आप ये सोचिए कितना सीरियस सेंट्रल गवर्नमेंट है। जब कांग्रेस का गवर्नमेंट थे 4-5 MP में 2 कैबिनेट मिनिस्टर बनते थे, यहाँ पे 1 भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। तो ये तो सीरियसनेस का बात है ना। इतना दीदी करने से चलेगा नहीं। और ये पर्सनल अटैक जो हो रहा है, ये पर्सनल अटैक, आपको भी 6 सालों का कामकाज गिनाना चाहिए ना बंगाल में कि केंद्र सरकार ने क्या किया है। सारा का सारा दोष टीएमसी पर मर देना कि हमको यहाँ पर एंट्री नहीं दी गई, हमारी योजनाओं को रोक दिया गया। जनता को कैसे समझाएंगे इस बात को आप? नहीं देखिए, कोई दूसरा मुद्दा जी को पूछना चाह रहा हूँ, पूछिए। कोई कांग्रेस जनता के बीच में है कि खाली मीडिया में है?
10 साल जब आपने सरकार चलाया तो तब आपने बंगाल के लिए क्या किया? कितने कैबिनेट मिनिस्टर दिए थे बंगाल के लिए भाई? ये सोचो, राहुल गांधी कितना कैबिनेट मिनिस्टर किया था बंगाल के लिए? ऐसे एमपी लेकर बैठे थे, 7 साल राज कर रहे हो, बहुत सारे स्टेट पे राज कर रहे हो, लेकिन 10 साल में गवर्नमेंट ने बंगाल के लिए दिया है। बोलेंगे ना, मुझे समझ में आएगा सर। मैं सिंगूर में इस वक्त खड़ी हूँ और ना दर्शकों को समझ में आएगा। एक करके प्लीज एक प्रकल्प का नाम बोल दीजिए। चंदनदा 10 साल में बंगाल के लिए क्या है? प्रणब मुखर्जी बंगाल के लिए मेरा बोलने का क्या मतलब था सर? मेरा बोलने का ये मतलब था 18 जवाब दे लीजिए। हो गया आपकी बात, एक बार जवाब दे लीजिए। बंगाल के लिए 10 साल जब आपका सरकार था क्या किया? एक प्रकल्प दिखा दीजिए बंगाल के लिए कांग्रेस ने ये किया है। पड़ेगा दादा वो पूछ रहे हैं 10 साल तक क्या किया और लगातार कमियां गिरा रहे हैं। और बीजेपी का ये भी कहना है कि जब जाने की बारी आए तो अब ये तमाम बातें गिनाई जा रही हैं। ठीक है सर। सौरभ जी अब संजय जी को सुन लीजिए। ठीक है, संजय शर्मा जी बोलिए। 10 सालों के कामकाज का हिसाब देने की बारी आई तो आपके तमाम नेता आ गए। दीदी क्यों कहा जा रहा है? 10 साल मुद्दों से भटकाने की ये कोशिश तो नहीं है टीएमसी की? और आपको नहीं दिखते तो उसका मेरे पास कोई उपाय नहीं है। आपको जरूर मोतियाबिंद का, आपको और आपकी सरकार को, आपकी पार्टी को मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। जहां तक बंगाल में 10 सालों में ऐतिहासिक काम हुआ है, बंगाल आज देश के उन्नत राज्यों में से एक राज्य बना है और बंगाल ने अपने राजस्व में 3 से 4 गुना की वृद्धि की है। और सामाजिक प्रकल्प जितने हैं राज्य सरकार के, सभी में 3 से 4 गुना की वृद्धि। केंद्र ने क्या प्रकल्प दिया है 10 साल में? एक बताइए। कैसा प्रकल्प पूछ रहे हैं आप? 10 साल में नहीं, मैं चंदन जी से पूछ रहा था कि यूपीए गवर्नमेंट जब 10 साल में बंगाल में क्या किया है कांग्रेस? कौन सा 10 साल का तो वो चंदन जी की पार्टी ने कुछ नहीं किया मान लिए तो चंदन जी की पार्टी को तो देश की जनता ने विदाई दे दी। अब 7 वर्षों में आपकी सरकार है, आपकी सरकार आगे बढ़ते हुए ये बताइए 2 चरणों के डीजल से जो ठीक है सर। चंदन जी शुरुआत आपसे ही करते हुए, ठीक है चंदन जी आपसे ही करते हुए, 2 चरणों के इलेक्शन के बाद आपकी जो कांग्रेस पार्टी और आपका जो गठबंधन है वो कहाँ खड़ा है? ठीक है सर। पहले एलपीजी इलेक्शन का कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी है? इलेक्शन का प्रॉस्पेक्ट लेकर कोई अगर कोई रिमार्क करते हैं तो मेरा ख्याल से ये ठीक नहीं होता है। सब्सिडी देने लगे, अब वो सब्सिडी 20-25 सुनाई नहीं दे रहा है। देश की जनता को क्रॉस वॉइसिंग हो रहा है, क्रॉस वॉइसिंग हो रहा है। लेकिन कोई अगर बता दे, मतलब एस्ट्रोलॉजी की तरह कोई बता दे मेरे को 50, मेरे को 24 सीट पहला दफा मिला, सेकंड फेज में मेरा 50 मिल गया, ये अगर होता तो क्वेश्चन आ जाता ये क्या बूस्टिंग करने के लिए कर रहे पार्टी लोग को? मतलब इसमें जो जितना सारे रिजल्ट निकले इसमें डिफेक्ट का चांसेस ज्यादा है, इसलिए कोई दूसरा मतलब बूस्टिंग का मेथड निकल रहे। ये तो बात है ना, ये तो बात है। इलेक्शन बीत चुके हैं, बीजेपी कहाँ खड़ी है? ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, बोलिए। 2 फेज ये लोकसभा नहीं विधानसभा का चुनाव है, अरे गृह मंत्री जी आपको कहाँ देख रहे हैं? दिया है कि जो 2 फेज इलेक्शन आया है उसमें 80-90% सीट हमें जा रहे हैं। जनाधार बता रहे हैं। सोर्सेज आया कैसे? ये कहाँ से आया? ये सोर्सेज इंफॉर्मेशन कहाँ से आया? भाई साहब कौन पूछ रहे? चंदन दा पूछ रहे हैं क्या? अच्छा चंदन दा, आप कैसे? आपका तो 90% बूथ में एजेंट ही नहीं था, तो नेचुरल है आपके पास इसका खबर आएगा नहीं। छोटा भाई का तरह एक बात सुनो, उसको एक बार ठीक है सर। संजय शर्मा जी, आपको कैसे पता लगा? 2016 में तो टीएमसी ने शानदार प्रदर्शन किया था, बीजेपी कहीं थी ही नहीं। लेकिन इस बार 2 फेज के इलेक्शन जब कंप्लीट हो चुके हैं, आपकी पार्टी कहाँ पर खड़ी है? जल्दी से सर, मुझे ब्रेक पर जाना है, जल्दी से। देखिए हम 2016 का जो रिकॉर्ड हमने बनाया था उससे ज्यादा सीट लेकर तृणमूल सरकार वापस जननेत्री दीदी ममता बनर्जी को बंगाल की गद्दी पर बैठाने वाली है। फिर कोर्ट जाने के बाद क्यों कर रहे हैं?
अब नितेश इलेक्शन अवस्थी जी। कमीशन पे उंगली क्यों उठा रहे हैं अगर आप जीत ही रहे चित्रा हो? जी, इलेक्शन चित्रा जी, में जो कुछ हमें जब गड़बड़ हारना जैसा हो लगी तो जैसा हो जाता ममता है। बनर्जी की प्रतिक्रिया आपको दिखाई दे रही है, टीएमसी ठीक की है सर, हो प्रतिक्रिया गई- आपको हो जैसी गई दिखाई बात। दे रही है, उससे साफ लगता है कि टीएमसी बहुत बुरी तरीके से बंगाल की जनता द्वारा नकार दी गई है। पहले 2 चरणों में ये टीएमसी को इस बात का सहज ही अनुमान हो गया है। इसीलिए जिस तरीके के मुद्दे दीदी या बाकी तरीके के मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं, वो मुद्दे इसीलिए हैं ताकि वास्तविक मुद्दों तक आ ना पाए और सिर्फ इसको अपमान और सम्मान से जोड़ा जाए, जबकि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। तो बड़ा सवाल यही है कि अवस्थी क्या जी, मुद्दों को भटकाने की अवस्थी जी, कोशिश ये राजनीतिक दलों की है या फिर मुद्दों को बनाने की ये कोशिश है ताकि जनता के बीच में एक रायम कायम की जा सके और महिलाओं के मुद्दे से जोड़कर इसमें खुद का बचाव करते हुए ये कहा जा सके कि दरअसल सबसे बड़ी हितैषी टीएमसी ही है महिलाओं की। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति जिस तरह से अब धीरे धीरे करके परवान चढ़ रही है, सबसे बड़ा सवाल यही किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, हैट्रिक लगा पाएंगी दीदी या फिर बीजेपी कर जाएगी इस बार कमाल। इस पर रहेगी आज तक की नजर। सिंगूर से दंगल आप देख रहे थे, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। भय, भूख और भ्रष्टाचार के बीच आपको बता दें रोज रोज नए नए मुद्दों की एंट्री हो रही है। कभी मां माटी मानुष, कभी भय मुक्त समाज बनाने की बात की जाती है विरोधी पार्टियों की ओर से, तो कभी ये कह दिया जाता है कि हम सोनार बांग्ला बनाएंगे। लेकिन दीदी और दीदी इनमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पब्लिक नरेंद्र मोदी के दीदी और दीदी सुनकर ऊर्जा से भर जाती है जो उनके वोटर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी लगातार महिला अस्मिता से जोड़कर इस पर बीजेपी पर तंज कस रही है और ये कह रही है कि बीजेपी बंगाल की महिलाओं का अपमान कर रही है। अब मुद्दे के तरह से जुड़ते चले जाते हैं, बनते बिगनते समीकरणों के बीच आगे क्या होगा इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। दंगल में सिंगूर से अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। 6 बजे हल्ला बोल और शाम 7 बजे शंखनाद सिंगूर से मेरे साथ जरूर देखिएगा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।